हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, हम पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आज पढ़ेंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का एक पार्ट रह गया था। क्या रह गया था? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी dilute solution of H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, कुछ भी ले लेना। अगर लिखा है वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन तो कैथोड और एनोड पर क्या बनेगा? अगर बहुत ज़्यादा वेरी डाइल्यूट लिखा है मतलब पानी ज़्यादा है, तो कैथोड और एनोड पर सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें दिखाई देगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी और बकाया आयंस कहाँ जाएंगे पता नहीं, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब क्या होगा? कैथोड पर क्या चला जाएगा? कैटायन क्या होगा? कैटायन H+ होगा कैटायन। तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, रिडक्शन होगा और H2 बन जाएगा। एनोड पर क्या हो जाएगा? OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में, OH नेगेटिव। मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ हम वाटर देखेंगे और इधर पर हमेशा प्रोडक्ट H2 और O2 आएगा। एनोड पर O2 आएगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर हाइड्रोजन आएगा हमेशा, चाहे वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, चाहे और कोई भी सॉल्ट हो, जो भी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम क्या क्या इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा पार्ट? क्वालिटेटिव और हमारा रह क्या गया है? क्वांटिटेटिव रह गया है। क्वांटिटेटिव में हम क्या बताते थे कि कौन बनेगा, मतलब कौन बनेगा मतलब कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, यही पता कर रहे थे हम कौन बनेगा। और क्वांटिटेटिव में हम पता करेंगे कितना बनेगा, ये पता चलेगा क्वांटिटेटिव में। और इसमें एनोड में कितना बनेगा, कैथोड में कितना बनेगा, ये हम देखेंगे। अभी तक हम खाली ये देख रहे थे कि एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा। कल यही देखा है। कल एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था तो अभी कवर करवा दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन वाला। तो एनोड पर हमेशा अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए वेरी डाइल्यूट, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन बनेगा और कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन बनेगा। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव में इलेक्ट्रोलिसिस क्वांटिटेटिव, आप देखेंगे कौन अमाउंट कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। चलो आज के लेक्चर स्टार्ट इधर ही से हो रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा है कल का था सब कुछ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा? 1 मोल का मतलब 6.022
6.022 10⁻23 इंटू 1.6 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इतना समझो, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना है, 1.6 10⁻−19। अब हम चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं, तो 6.022 10⁻23 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल। और बस यही होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बराबर 1 फैराडे। ये कितना होगा, 96500 कूलम और 1 फैराडे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 फैराडे। मैं बोल सकता हूँ 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं सोडियम प्लस में, तो इधर क्या बनेगा, सोडियम। मैग्नीशियम +2 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो बनेगा मैग्नीशियम। एल्युमिनियम में +3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम। अब बताओ इधर कितने मोल फैराडे लगेंगे, बताओ। इधर चार्ज कितना पास होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे। अरे भैया, चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो 1 फैराडे। इधर चार्ज कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो 2 फैराडे होगा। इधर 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हो तो इधर चार्ज कितना होगा, 3 फैराडे। इधर तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखो। पहले ग्राम इक्विवेलेंट नोट क्या होगा, नोट सिंपली होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड या फिर कैथोड। ग्राम इक्विवेलेंट एनोड या फिर बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड, बराबर होगा फैराडे के। किसके बराबर होगा, फैराडे। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं लिखवा रहा हूँ काफ़ी फॉर्मूले, और फैराडे क्या होता है अभी बताऊंगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के मोल इंटू एन फैक्टर, एक होता है मोल इंटू एन फैक्टर, एक होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, और एक होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये तुमको पता होने चाहिए, मैंने लिखवाए थे रेडॉक्स चैप्टर में। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अगर ml में है तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम किसमें है, ml में है, अपॉन 1000। और एक और फॉर्मूला अगर ग्राम इक्विवेलेंट का, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और फार्मूला अगर देखे जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट के मोल इंटू एन फैक्टर है एक फार्मूला, मोल इंटू एन फैक्टर। ये भी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है। अगर फैराडे देखा जाए, फैराडे का फार्मूला Q अपॉन 96500। Q को मैं IT भी लिख सकता हूँ, I इंटू टी 96500। और एक फार्मूला याद रखना, E इंटू N इंटू ई, N इंटू ई 96500। ये सभी मैं अप्लाई करना अभी सिखा दूंगा, 5 मिनट बस रुक जाओ। धीरे धीरे सब फार्मूले लगाना कैसे लगाना है
देखो फैराडे के 3 फॉर्मूले याद रख लेना, ग्राम इक्विवेलेंट के 1 2 3 4 फॉर्मूले। बस इतनी सी बात अगर तुमको याद है तो भैया तुम्हारा फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ सब मतलब खत्म हो जाएंगे इतनी। इसलिए मैं अभी थ्योरी नहीं पढ़ा दे रहा हूँ, पहले तुमको यकीन दिला दे रहा हूँ कि इतनी स्लाइड से तुम्हारे फैराडे के सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे। बाद में थ्योरी लिखवा दूंगा फैराडे की। अभी तुमको ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी आना चाहिए, अगर ये चीज़ आती हैं तो तुमको फैराडे लॉ आता है। ये मैं कंफर्म कराने के लिए नहीं बता रहा हूँ फैराडे लॉ, पहले क्वेश्चन करा दूंगा फिर थ्योरी लिखवा दूंगा ताकि तुमको यकीन हो जाए कि बस यही सब कुछ है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to oxidize zinc to zinc plus 2। A option 1 Faraday, 2 Faraday, C option 3 Faraday, D option 4 Faraday। ठीक है, तो हमको क्या सिंपली हमको तो क्या देखना, हाउ मच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। चार्ज पूछे है तो नंबर क्या, हाउ मच चार्ज यार सीधा देखो, जिंक जिंक प्लस 2 में जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज कितना होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 2 फैराडे आएगा इसका तो आंसर। अरे भाई जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बिल्कुल। तो 2 मोल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, 2 फैराडे के। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फैराडे। इधर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है इसलिए हो जाएगा 2 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे 3 फैराडे। ये डेफिनेशन ही बोलती है फैराडे की। ठीक है भैया, डेफिनेशन से क्वेश्चन था, ये आना चाहिए सबको क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट पास्ट 9.65 एम्पेयर current, then find mass of copper deposited at cathode। तो देखो इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ो। 10 मिनट्स, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट पास्ट 6.95 एम्पेयर करंट, देन फाइंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। मास पूछा है तो हमने एक चीज पूछी है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, फैराडे के। ये हमने पढ़ा है? ग्राम इक्विवेलेंट का कौन वाला फॉर्मूला याद लगाएंगे, हमने 4 फॉर्मूले पढ़ाए, मैंने 4 फॉर्मूले पढ़ाए। कौन वाला, वेट पूछा है उसने, वेट पूछा है, मास वेट सेम बात है, तो इधर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला लगेगा। और फैराडे का देखो करंट दिया है, टाइम दिया है, मतलब I इंटू टाइम
96500, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो भाई कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, मतलब एन फैक्टर कितना होगा 2। तो वेट कितना होगा, वेट इधर कितना दिया है, वेट पूछा है, और इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वेट कॉपर का कितना होता है 63.5, 63.5 वेट अपॉन एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट वेट का। फॉर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 2, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वेट अपॉन 63.5 अपॉन एन फैक्टर 2 बराबर करंट है 9.65, टाइम है 10 मिनट, लेकिन सेकंड में लेना है 60 हो जाएगा, और इधर 96500। तो इधर से क्या होगा 965, दो जीरो से 2 जीरो तो कट गया, और 965 से इधर 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, मतलब 100 आएगा इधर 100। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट बराबर इसको इधर भेजो 63.5 अपॉन 2 और इंटू 6 अपॉन 100, द्वितीय 6 6, 5 × 15, 3 × 9 10, 6 × 18 19 अपॉन 100, 1.90 आ रहा, सही आ गया आंसर 1.90 ग्राम। ये हमारा क्या है, आंसर है, आंसर है। देखो इसको लगाना कैसे लगाया है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है फॉर्मूला कौन सा लगना है। बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फार्मूले, फराडे के 2 फार्मूले, 3, बस वो याद है तो तुम्हारा फराडे लो खत्म है बिल्कुल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट ऑफ 100 एम्पेयर passed for 965 seconds through a molten solution of NaCl, then find volume of Cl2 gas at STP, evolve at anode। देखो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट ऑफ 100 एम्पियर पास फ्रॉम इतने सेकेंड मॉल्टन सोल्यूशन ऑफ NaCl। बस एक चीज याद रखना, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फेराडे, और ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो फाइंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP, वॉल्यूम पूछ रहा है तो मोल आना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए। मोलर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगाना इधर, क्योंकि वॉल्यूम क्या STP पर ये कब लगेगा फॉर्मूला, मोल इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाओगे तब, मोल से फिर वॉल्यूम चले जाना, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर फराडे का फॉर्मूला, करंट दिया है, टाइम दिया है, I इंटू टी 96500। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मोल इंटू एन फैक्टर कितना है, क्या दिया है, क्लोरीन दिया है, क्लोरीन Cl- में जाएगा,
मतलब 0 से -1 में जा रहा है। एन फैक्टर कितना है, क्लोरीन 2 है तो 2 × 1 मतलब 2 आ जाएगा। मोल एन फैक्टर कितना है 2। करंट कितना है 100 एम्पेयर। टाइम 965 और इधर 96500 मतलब इन दोनों से इन दोनों कट गए। तो मोल कितना निकल आया है, मोल निकल आया है 1/2 मोल निकल आया है। लेकिन पूछा वॉल्यूम है हमसे है, तो मोल का एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर 22.4 STP पर है। तो मोल है 1.2 और वॉल्यूम इन लीटर 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया 22.4/2 मतलब 11.2 लीटर। आंसर आंसर है, आंसर आ गया, बस आ गया। बस एक बार तो अप्लाई करना सीख जाओ, डाटा क्या गिवन है और मतलब कौन वाला फार्मूला लगाना है। बस ये तुमको प्रैक्टिस से ही आएगा। करो प्रैक्टिस। डाटा पहले एनालाइज करो क्या क्या गिवन है, फिर कौन सा फार्मूला लगा के मतलब क्या कलाकारी करनी चाहिए, ये कलाकारी करो पहले, ठीक है। इन electrolysis of aqueous AgCl 10.8 ग्राम सिल्वर deposited at cathode, then find volume of Cl2 gas evolved at anode बताना है। तो ये हमको बताना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgCl सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड और फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इवॉल्व एट एनोड। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड के बराबर कर देना सिंपली, ठीक है। तो कैटायन कहाँ जाएगा, कैटायन जाएगा कैथोड के पास, एनायन कहाँ जाएगा एनोड के पास, इतनी बात तुमको पता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड, यही लगाओगे फॉर्मूला। तो इधर मोल इंटू एन फैक्टर होगा, मोल इंटू एन फैक्टर, क्यों वेट दिया है। और इधर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड में वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगाना तुम, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बस क्या पूछा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वॉल्यूम पूछा है, मतलब वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 मोल की जगह, और एन फैक्टर क्लोरीन का क्या होता था Cl2 Cl माइनस में जाएगा, मतलब माइनस में 0 से माइनस, और 1 × 2 एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर आएगा 2। तो एन फैक्टर 2, वेट कितना है, वेट 108 और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट ये तो गिवन है, और ये क्या होता है इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर सिल्वर का Ag प्लस से Ag जाएगा तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और मॉलिक्यूलर वेट होता है 108, एन फैक्टर कितना है 1, तो 108/1। तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना है 1/10 बचेगा, 1/10 का बचेगा इधर। और वॉल्यूम तो इसको ऐसे करो, इसको ऊपर भेज दो 22.4 और 2 को नीचे ले आओ, तो 1.2 मतलब आएगा 1.12 लीटर। ये हमारा क्या है आंसर है।
ऐसे करना है क्वेश्चन। एकदम सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल कुछ भी परेशानी नहीं आ रही है। देखो हम फ्राइडे लॉ बिना पढ़े हम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, उसके मतलब जादू हो गया है कुछ, ऐसा ही समझो, जादू से ही कर रहे हैं हम सब। किससे कर रहे हैं? जादू से। चलो क्वेश्चन क्या है? और कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड when 9.65 into 10 to power 6 coulomb charge pass through mole AlCl3 solution। एक ऑप्शन 1 kg, बी ऑप्शन 9 kg, सी ऑप्शन 0.9 kg, डी ऑप्शन 2.7 kg। ठीक है, तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट एट कैथोड व्हेन कितने कूलम चार्ज इज पास थ्रू। तो एक ही फार्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या कर देना? फैराडे। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या पूछा है? कैलकुलेट अमाउंट पूछा है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगाओ। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम एट कैथोड। हाँ, इधर तो चार्ज दिया है तो फराडे वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दो 96500। और वेट पूछा है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? Al+3 से कहाँ जाएगा? एल्युमिनियम में जाएगा, मतलब 0। 3 का है तो एन फैक्टर कितना है? चेंज 3 का है इंटू 1 है, मतलब 3 आएगा। वेट कितना है? वेट हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट 27/3 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और क्यू कितना है? क्यू 9.65 इंटू 10⁻6 और 96500। इधर से 9 टाइम्स कटेगा, वेट अपॉन 9, 965, 2 0 और बढ़ा दो, 965 10⁻6 और 965 10⁻4 10⁻2 10⁻2 यार। चलो हाँ, वेट आ गया 900 ग्राम, लेकिन हमको किलोग्राम में निकालना है। 0.9 kg हो जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर है। देखो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब एक बात को लेके मुझे हंसी आ रही, पता नहीं क्यों। खैर कुछ राज की बातें हैं, कभी कभी याद आ जाती हैं तो हंसी आ जाती है। ठीक है, हंसते रहना भी चाहिए। चलो और क्वेश्चन करेंगे हम, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ चलो, हाउ मच चार्ज required to produce 5.40 kg aluminum from electrolysis of molten AlCl3। तो हमको तो सिंपली एक चीज आती है, क्या आता है?
ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फैराडे, यही हमने सीखा है। और हाउ मच चार्ज पूछा है, इस बार चार्ज पूछा है, मतलब क्यू पूछा है 96500। क्यू पूछा है ग्राम इक्विवेलेंट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और मॉल्टन AlCl3 का निकालना है, Al+3 से एल्युमिनियम जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 27/3। एन फैक्टर 3 ही तो है, जीरो में जा रहा है, 3 है। तो वेट कितना है, वेट दिया है 5.4 kg में दिया है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 27/3 क्यू 96500। 9 टाइम्स, यार क्यू कितना आएगा, क्यू जितना आएगा 965, हाँ 9×6 = 54। तो एक जीरो इधर बढ़ेगा तो जीरो कट जाएगा, हाँ एक जीरो इधर बढ़ेगा कट जाएगा। तो क्यू 96500 × 6 × 100 अपॉन में तो कुछ नहीं है, बस यही है हमारा क्या, इतने कॉलम आंसर होगा। अरे इसको और सजा के लिखना हो तो 965 × 6 × 10⁴ कूलम, ये क्या है हमारा आंसर है, आंसर आ गया। चलो अब हम क्या देख ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तो देख ले रहे हैं। अगर वो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देख लो, शायद बन जाए तो समझेंगे अच्छा ही पढ़ा है हमने। और अगर नहीं बना है तो इसका मतलब क्या, उड़ा दिया गया है हमारा टॉपिक। एम आई राइट, सही बोल रहा मैं, यही करते हो तुम। समझ में आ जाए तो सर ने अच्छा पढ़ा दिया, क्वेश्चन ना बने तो सर ने उड़ा दिया। ये तुम्हारी क्या है, खासियत है। चलो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम पर मोल। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड, अरे वाह अरे वाह। ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, फैराडे के बराबर। अब उसने पूछ लिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर फैराडे, यही हमसे पूछा है तो हम इसमें कलाकारी तो करनी नहीं है कुछ भी। वेट कितना दिया है 20 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का, कैल्शियम +2 से कैल्शियम में जा रहा है तो मतलब एन फैक्टर कितना होगा, 2 × 1 2। तो वेट कैल्शियम का कितना दिया है 40 मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या निकालेंगे 40/2 मतलब 20। ये ऐसे लिख दो 40/2 मतलब 20/20 क्या होगा, फैराडे बराबर 1, इधर से 20 और इधर से 1 टाइम, मतलब 1 फैराडे क्या है आंसर। इतना सस्ता सवाल था, सस्ता और टिकाऊ। पैर दर्द करने लगा पता नहीं क्यों। अब न्यूमेरिकल पोर्शन को तो थोड़ा क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब हम समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस ने क्या बोला था, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसने क्या बोला था? इसने बोला था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। मतलब जितना चार्ज पास करोगे उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट होगा। इसने सिंपली बोला था द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance deposited at cathode or anode is directly proportional to charge pass through it। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू। मतलब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे जेड। जेड क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला थोड़ी और मॉडिफाइड करेंगे अभी रुक जाओ, अभी करेंगे, लेकिन इसको एक बार फिर से पढ़ के देख लो। क्या बोल रहा है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर पूछा जाएगा तो बोर्ड्स में पूछा जाएगा, ये डेफिनेशन रट लेना। सिंपली उसका कहना इतना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा कैथोड एनोड पर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज के। सिंपल सी बात होती है, एनोड और कैथोड पर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ चार्ज पे। ठीक है, यही स्टेटमेंट है और बस यही फैराडे लॉ है, ठीक है। वेट जितना कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज की। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब मैं कह रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ यही था। अब हमने अभी पढ़ा है W बराबर जेड इंटू क्यू, ये पढ़ा है हमने अभी 1 मिनट पहले। तो क्या क्यू को मैं लिख सकता हूँ करंट इंटू टाइम? अरे भैया करंट इंटू टाइम लिख दूँ, कोई दिक्कत? वेट बराबर जेड इंटू आई इंटू टाइम, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल लिख सकता। अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ किसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। किसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अब मैं डिफाइन करूंगा। अगर हमने 1 एम्पियर चार्ज पास किया, 1 सेकंड में पास किया, फिर जितना वेट इधर डिपॉजिट होगा एनोड और कैथोड पर वही क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक बार फिर से बताऊं, अगर हमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास किया तो जितना अमाउंट कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट होगा उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at cathode or anode when 1 ampere of current pass in 1 second called
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए की इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ये याद रख लो, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जेड लिखो ना इधर, जेड, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत इत्मीनान से समझाई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा इत्मीनान से, और मैं इस चैप्टर को बड़े ही टुकड़ों में लेके चल रहा हूँ। मतलब कि जैसे दिल टूट जाता है उसको टुकड़े में लेके चलते हैं, मैं इस चैप्टर को चैप्टर की तरह पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, सच बात बता रहा। मैंने पहले पढ़ाया है, ऑर्डरली पढ़ाया है। इससे पहले एक बार पढ़ाया मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्डरली पढ़ाया है। इस बार मैंने जो पार्ट थोड़ी दिक्कत देता है उसको मैंने पहले पढ़ाया है, और अब एक पार्ट बचेगा, इलेक्ट्रो कंडक्टेंस और बैटरी एट्री, बस 2 पार्ट्स बचे हैं। तो मे भी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, मे भी 3 लेक्चर में, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। कल तो हो ही जाएगा कंप्लीट, कल या परसों। तो ये चैप्टर को मैं अपने तरह से पढ़ाया है, मे भी मुझे आशा है कि मेरा ये मेथड सक्सेसफुल रहेगा, वो तो तुम्हारा फीडबैक बताएगा। और इस बार मैंने टुकड़ों में इसलिए पढ़ाया है एक्चुअली, क्योंकि लास्ट तक लड़का पहुंचता है तो वो चीज़ें गंदे कर लेता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए वो उसका डेडली हो जाता है, बिल्कुल गंदा। इस बार इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने, मतलब इम्पोर्टेंट जो पोर्शन था वो पहले कवर किया है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस और सब कुछ पहले पढ़ा दिया है। अब जो कंडक्टेंस और सेल और बैटरी से नहीं बनते हैं क्वेश्चन, में भी बन जाए, अब बन सकता है। क्यों? क्योंकि अब चैप्टर कुछ रिड्यूस हो गए हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है एनएमसी का, तो कर लेना, सब करना, सब कुछ है, मैं भी करवाऊंगा, सब कुछ ही करेंगे। लेकिन देखो इसमें फराडे लॉ को भी मैंने अलग तरह से पढ़ा दिया है इस बार, पहले क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर अब डेफिनेशन लिखवा दे रहा। बोर्ड का बच्चा बैठा होगा, निराश होकर नहीं जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें पता भी होनी चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन बनाने से ही हर कुछ नहीं होता, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। एक्चुअली फराडे के लॉ हैं तो पता तो होने चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फराडे लॉ ही पता नहीं है, तो ये गंदी बात है ना, तो पता होने चाहिए। अब फराडे का क्या सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या बोलता है, सपोज दैट, ये कुछ नहीं बोलता। 4 बीकर बनाओ, पहले 4 बीकर बनाएंगे हम, 4 बीकर बना लो पहले अच्छे से। 4 बीकर बना लिए, और इधर क्या लगा दो, रॉड्स लगा दो, रॉड्स। इसको क्या बोलेंगे, रॉड्स नहीं इलेक्ट्रोड बोलेंगे बेटा। ये क्या है, इलेक्ट्रोड। क्या है, इलेक्ट्रोड। इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको क्या करती है, हाँ इसको इससे कर दो, और इसको इससे कर दो, और इसको इससे कर दो, ठीक है। अब फराडे का जो लॉ बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है, जब हम सेम अमाउंट का करंट पास करेंगे, सेम अमाउंट का करंट पास करेंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड, जो जब हम सेम करंट पास करेंगे, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर सेम अमाउंट का करंट पास करेंगे तो भले ही डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो सेम होगा,
जब हम करंट पास करेंगे, सेम करंट पास करेंगे, तो भले ही डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड हों, लेकिन जिसमें अमाउंट डिपॉजिट होगा वो सेम होगा। समझ आ गया होगा। थोड़ी ज़्यादा ही एडवांस लेवल में पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? अरे यार थोड़ी इधर हौच पौच लग रहा है मुझे। चलो हौच पौच क्यों, सही करेंगे ना उसको। ठीक है, अब थोड़ी सही लगने लगा। तो इसने क्या बोला है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू different electrode deposited same amount of deposited amount will be same। देखो क्या करना है तुमको, इसका नाम है सपोज दैट ए है, फिर ये बी है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ इलेक्ट्रोड, जी इलेक्ट्रोड, एच इलेक्ट्रोड। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, स्टार पॉइंट यही है, ग्राम इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ई इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट एफ एंड जी एच कर चलता रहेगा। मतलब यही बोलता है फराडे का सेकंड लॉ। क्या बोलता है, जब हम सेम अमाउंट ऑफ करंट, ऐसे लिखा होगा सेम चार्ज पास दिया है हमने, सेम करंट दिया है, तो इसका मतलब समझ जाना कि फराडे सेकंड लॉ की बात कर रहा है। फराडे सेकंड लॉ की बात कर रहा है, वो बोलता है जिससे हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोड से, तो जो अमाउंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा सेम होगा, सेम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो आज की कहानी और कारवा इधर ही समाप्त करते हैं। मैं सोच रहा एक क्वेश्चन करवा दूं क्या, जाते जाते एक क्वेश्चन भी करवा के जाएं क्या। चलो हटाओ, रहने देते हैं, चलो हटाओ। ठीक है, खुद से ट्राई करना, खुद से थोड़ा तुम भी करो, मैं तो कर ही रहा हूँ। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।